हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे जो सीटेट के पीवाईक्यू हैं उनके जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज चला रखी है और आज इस सीरीज का डे 13 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। How many images will be formed if you stand between two parallel mirror positioned parallel to plane mirror positioned parallel to each other in a trial room of a garment shop? एक गारमेंट शॉप है, उसके ट्रायल रूम के अंदर दो पैरेलल प्लेन मिरर लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, दोनों प्लेन मिरर हैं। ठीक है, तो आपको अपनी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देंगी? तो देखिए, जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो किस बात पर डिपेंड करती है कि दो जो प्लेन मिरर हमने लिए हैं उनके बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्लेन मिरर हैं उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि उसने बोला है पैरेलल टू ईच अदर है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो हम अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं 360 माई अपॉन में 0, यानी कि जो भी एंगल हमें दिया हो, अगर हमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तो जो भी एंगल हमें दिया हो उसको क्या करें आप 360 लेके उस एंगल से डिवाइड कर दे, तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है 0, तो अगर हम समथिंग अपॉन 0 करते हैं तो वो क्या बनता है? इन्फिनिटी। क्या बनता है? इन्फिनिटी। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो कितनी बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी। तो हम क्या फॉर्मूला लेके यहाँ पे हमें माइनस करें +1 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। लेकिन जनरली हम ये फॉर्मूला लेके चलेंगे 360 अपॉन में थीटा -1। ठीक है, क्योंकि सीटेट के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री या 0 डिग्री पैरेलल का केस, इन 5 केसेस के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम जनरली इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हम रख के देखते हैं 360 अपॉन में 90। अगर दो पैरेलल मिरर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे रखे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे? 4 - 1। 4 तो ये आ गया और 1 माइनस करेंगे तो 3 इमेजेस बन जाएंगे। इसी तरह से आप 90 की जगह पे 60, 45 और 30 रख के ये वाला फॉर्मूला पुट करके निकाल लेंगे। अगर जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 360 अपॉन थीटा, अगर ये इवन नंबर आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हमें एक कम करना है, ये माइनस तब लगाना है। ठीक है, अगर ये संख्या ओड आए तो हमें ये माइनस नहीं लगाना है। समझ गए हैं? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से डिटेल में बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और हमने उसके अंदर एक पीस ऑफ कॉपर डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन इज स्लो, पॉप अप साउंड इज हियर्ड, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। ठीक है, तो देखिए, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की स्टडी करते हैं तो हम हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके ये मानते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो भी मेटल है, लाइक कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी जो मेटल हैं वो कैसी हैं? वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे एग्जिस्ट करती हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो मेटल कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे एग्जिस्ट करती है, तो हम इसकी एक्टिविटी को जनरली लो लेके चलते हैं कि इसकी कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो लो होगी। और जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो होगी वो क्या करती है? HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और उनकी वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट करती है वो क्या करती हैं कि HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेंगी और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। Na
सोडियम मेटल ले लिया और मैंने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होने की जो एविडेंस है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा एक पॉप अप साउंड के साथ रिलीज होती है। तो क्या अब इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, क्या पॉप अप साउंड होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज ही नहीं हो रही है। क्यों, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन भी नहीं होगी। कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, कलर ऑफ द सॉल्यूशन तो तभी चेंज होता है जब उन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन अकर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑब्जर्व दैट कॉपर वेसल गेट कोरोडेड इन रेनी सीजन टू गिव। जो कॉपर के जो वेसल होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास कॉपर की हम बोतल भी रखते हैं, जग रखते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, जिसके अंदर पानी डाल के पीना अच्छा बताया जाता है। तो जनरली ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो वो देखते हैं कि रेनी सीजन जब होता है तो वो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन आप कट कर दोगे कि जब कॉपर कोरोडेड हो जाती है, खराब हो जाती है कॉपर मेटल के, जैसे लोहे पे जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होते हैं, उसको भी कोरिजन बोलते हैं। अब जो ये सिल्वर है, सिल्वर हमारी जो चांदी है वो ब्लैक हो जाती है, उसको भी कोरिजन बोलते हैं। और जो ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, उसको भी हम कोरिजन बोलते हैं। तो तो जो कॉपर जब कोरोडेड होती है तो उसके ऊपर ग्रीन लेयर बनती है, तो रेडिश ब्राउन और वाइट कोटिंग, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ग्रीन कोटिंग। वो जो ग्रीन कोटिंग बनती है वो किस कंपाउंड की बनती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके रेनी सीजन में क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो जो दोनों का जो मिक्सचर होता है, कॉपर कार्बोनेट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वो ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर वेसल्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following household substances will turn red litmus to blue? सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए, रेड लिटमस टू ब्लू। पहले हमें ये पहचानना है कि रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है। रेड लिटमस टर्न ब्लू, RLB, ये किसका नेचर है, बेस का। ये किसका नेचर है, बेस का। रेड लिटमस ब्लू बन जाता है अगर हम उस लिटमस को बेस के अंदर डालते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें ये पहचानना है कि इनमें से बेस कौन सा है। क्या विनेगर बेस है या लेमन जूस बेस है? नहीं, विनेगर भी एसिटिक एसिड होता है और लेमन जूस भी एसिडिक नेचर का होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो है बेकिंग सोडा और एक है ब्लीच। ये दोनों ही जो हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं इनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो A and D विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये भी एक याद कर लो कि रेड लिटमस को ब्लू कौन बनाता है, बेस बनाता है, या ब्लू लिटमस को रेड कौन बना देता है, एसिड बना देता है। इन दोनों में से एक याद कर लोगे आप तो दूसरा इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से घरेलू पदार्थ हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल दैट बर्न विद फ्लेम। फ्लेम के साथ जो जलते हैं वो एलिमेंट आपको पहचानने हैं। तो देखो, फ्लेम के साथ कौन से मटेरियल जलते हैं। देखो, अगर उनको जलाने में वेपर फॉर्म होते हैं ना, तो वो वेपर जब जलते हैं तो हमें क्या दिखती है, फ्लेम दिखाई देती है। तो जो इनमें से जो है केरोसिन और चारकोल, केरोसिन एंड चारकोल फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग, देखिए क्वेश्चन को अगर आपको
इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में पढ़िए। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपके अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन को लीव नहीं करके आना। हिंदी में समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है कि तो हिंदी में पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इट इज़ पॉसिबल। क्लोनिंग जो बनाते हैं हम, क्लोन बनाते हैं, जैसे हमने क्लोन बनाया था किसका, डोली बेड बनाई थी, एक रोजी गाय बनाई थी, ठीक है। तो क्या होता है क्लोन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट से हम फोटोकॉपी करके और दूसरे एनिमल या प्लांट बना सकते हैं। तो इट इज ओनली पॉसिबल इन एनिमल, नहीं, ओनली पॉसिबल एनिमल में नहीं है, प्लांट्स में भी हो सकती है। इट रिजल्ट इन एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ सेल, अ लिविंग पार्ट और एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, बिल्कुल एक जैसी फोटोकॉपी बना के देता है, सेल की भी दे सकता है, लिविंग पार्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है। इट रिजल्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। लार्ज नंबर ज़रूरी नहीं है, इसमें हम लिमिटेड नंबर भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं और लार्ज नंबर भी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। अ प्लास्टिक बोतल हाफ फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर। एक प्लास्टिक की बोतल है, उसको हमने आधा भर दिया है किससे, बॉइलिंग वाटर से, एंड टाइटली कैप्ड, और उसको कस के बांध दिया है, बंद कर दिया है। देयर आफ्टर गेट क्रस्ड व्हेन अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। वो पिचक जाती है, क्यों क्यों पिचक जाती है वो, ये थोड़े टाइम अगर हम उसको रख देंगे तो वो पिचक जाती है। एयर प्रेशर डिक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन दी बोतल। सबसे पहले तो आप ये रीजन देखिए, रीजन क्या दे रहा है कि प्रेशर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने के, नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, वो एयर अगर ठंडी होगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आर सही नहीं है। और वो प्लास्टिक बोतल क्रश क्यों हो जाती है, पिचक क्यों जाती है, देखो जैसे जैसे वो उसके अंदर जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो जो वेपर मॉलिक्यूल थे, गर्म पानी के वेपर के जो मॉलिक्यूल थे, वो क्या करने लगेंगे, वो ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने लगेंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठंडे होने की वजह से क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला एनवायरनमेंट का जो प्रेशर था वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। बाहर से जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, अंदर कम प्रेशर होगा, तो बोतल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से चिपक जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इस क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में इसका आंसर, ठीक है, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बोतल में तापमान घटने से वायु का दबाव कम हो जाता है। टेम्परेचर, वायु का दबाव नहीं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी आर इज रोंग, अकॉर्डिंग टू मी आर इज रोंग। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग। जो मैग्नेट्स होती हैं, हाँ, अगर हम उनको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होने लगती है। देखो जो मैग्नेट होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वो होते हैं डाइपोल्स, जो मैग्नेट की तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। जब वो सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में होते हैं तो वो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कोई ऊपर की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, कोई
नीचे की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इनका, जो नेट रिजल्ट है वो उतना नहीं रहेगा, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। हाँ, अनलाइक पोल सेम साइड रखने चाहिए। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, सही है। निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों है? क्योंकि निकल और जो कोबाल्ट हैं ये दोनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इजीली मैग्नेट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा है, इन सच ए वे दैट इट्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। ठीक है, ये है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने इमेज ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी दूसरी साइड इमेज बन रही है। वो कैसी बन रही है? रियल एंड मैग्नीफाइड, वास्तविक बन रही है और मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है। ठीक है, इफ द टॉप ऑफ द हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ओपेक पेपर, देन, अगर इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर हम उसको किसी ओपेक पेपर से ढक दें तो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। द इमेज मैग्निफिकेशन विल बी रिड्यूस, नहीं, इमेज मैग्निफिकेशन रिड्यूस नहीं होगी। देखो समझिए बात को, ये है लेंस, ठीक है, ये लेंस है, इसके इस लेंस का हर एक पोर्शन से जब लाइट निकलती है रिफ्रैक्ट होके और वो लाइट जब एक पॉइंट पे मिलती है तो वहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, इस लेंस के हर एक पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट से जो है लाइट एमर्ज होगी और वो इमेज बनाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमने इस लेंस का मान लिया ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको ओपेक कर दिया, ओपेक कर दिया तो यहाँ से लाइट एंटर नहीं कर पाएगी, केवल बीच बीच वाला पोर्शन बचेगा और उससे ही इमेज फॉर्म होगी। इमेज तो उतनी ही फॉर्म होगी क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं वो इमेज फॉर्म करने में तो एबल है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग उतनी क्लियर इमेज नहीं बनेगी जितनी कि पहले बन रही थी। क्यों? पहले तो बहुत सारी रेज निकल के ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर उसके लेंस के ऊपर गिर रही थी और वो लेंस से फिर वो कंस्ट्रक्ट होके क्या बना रही थी? एक इमेज बना रही थी। लेकिन अब नंबर ऑफ जो लाइट रेज है वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा पोर्शन क्या कर दिया है? ओपेक कर दिया है, उससे लाइट रेज पास नहीं हो रही हैं। तो क्या होगा? इमेज तो बनेगी बट इतनी क्लियर नहीं बनेगी जितनी कि पहले बन रही थी। प्रतिबिंब का देखिए, मैग्निफिकेशन रिड्यूस होगा नहीं, द टॉप हाफ ऑफ द इमेज विल वेनिश नहीं, द बॉटम हाफ ऑफ द वेनिश, कुछ भी वेनिश नहीं होगा, बॉटम भी बनेगी इमेज की, टॉप भी बनेगा इमेज का, और उस वो मैग्निफिकेशन वो जितनी बड़ी पहले बन रही थी उतनी ही बड़ी बनेगी। लेकिन क्या होगी कि शार्पनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, उतनी शार्प इमेज नहीं बनेगी, उतनी फाइन इमेज नहीं बनेगी जितनी कि पहले बन रही थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। A car that travel at maximum speed of 120 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड मैक्सिमम स्पीड उसकी इतनी दे रखी कार की, टेक 7 आवर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो किस में? आवर में, तो सारा टाइम किस में? आवर में आ जाएगा। 45 तो 3 4 कितना हो गया? ये 7.75, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास? 7.75 आवर। ठीक है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्पीड उसने 120 दे रखी है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार, और उसकी एवरेज स्पीड। तो देखो डिस्टेंस दिया इसने 372 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया इसने 372 किलोमीटर। 372 को अगर हम 7.75 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। ठीक है, जब हम 7 पॉइंट से डिवाइड करेंगे किसको? 372 को 7.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या आएगी? वो एवरेज
स्पीड आएगी किसकी, कार की, और उसने वो तो आई है 48 किलोमीटर पर आवर से, तो वो एवरेज चलती है, लेकिन उसने मैक्सिमम स्पीड क्या दिखा रखी है, 120 दिखा रखी है। तो मैक्सिमम स्पीड और उस एवरेज स्पीड का वो क्या कर रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 120, और एवरेज कितनी है, 48। सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 4 गया तो 7। ठीक है, 72 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अर्थक्वेक के बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अधिकांश भूकंप, most earthquakes are caused by sudden slipping of tectonic plates and by volcanic eruption। ठीक है, अधिकांश जो भूकंप है वो विवर्तनिक प्लेटों के अचानक खिसकने और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण होते हैं। देखो ये जो हमारी अर्थ है, इसके अंदर जो लेयर बनी हुई है उसके अंदर ये प्लेट्स होती है, इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें अचानक से क्या होता है, सडन स्लिपिंग हो जाते हैं उन प्लेट्स के अंदर, तो जो अर्थ है हमारी वो वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिचर स्केल कैन ट्रिगर ए सुनामी। 3 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है रिचर स्केल पे जो 3 वैल्यू दिखा रहा है, उसकी वजह से सुनामी आ सकती है? नहीं, सुनामी नहीं आती। सुनामी तो समुद्र के अंदर उस आती है। ठीक है, अ मेजर अर्थक्वेक इज जनरली फॉलोड बाय ट्रिमर्स इन द सेम एरिया। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। हाँ, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है उसको जानने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 objects A, B, C having different densities but same size are put in a liquid. Liquid same है, object है 3 A, B, C, different densities है उनकी और same size है, different density है और same size है। Consider the following situation and arrange these in ascending order of Buoyancy force acting on each of the following object। ठीक है, तो देखो A इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, A बिल्कुल डूब गया पानी के अंदर। जो B है फ्लोट विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। B का 1/4 भाग डूबा हुआ है। A है जो वो कम्प्लीटली डूबा हुआ है, और जो C है वो आधा डूबा हुआ है। तो इनमें से क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बियोंसे फोर्स। जो बियोंसे फोर्स होता है ना, ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा बियोंसे फोर्स लगाएगा लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन है इनमें से, ये देखो आप, जो बिल्कुल डूब गया वही सबसे ज़्यादा हैवी है। जो सबसे बिल्कुल एकदम डूब गया है वो सबसे ज़्यादा हैवी है। तो सबसे ज़्यादा हैवी, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बियोंसे फोर्स है वो किसका होगा, ए का। तो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कौन ज़्यादा डूब रहा है, देखो हाफ डूब रहा है C, और ये तो B तो थोड़ा सा हिस्सा डूब रहा है 1/4। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। The major reason for using bakelite for handle of pressure cooker is that प्रेशर कुकर के जो हम पकड़ने वाला हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। किस लिए बना होता है भाई, वो गर्म ना हो खाना बनाते टाइम, हम उसको इजीली हैंडल को पकड़ सके, तो इसलिए वो बेकेलाइट का बना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होता तो वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सॉरी कंडक्टर हीट का बैड कंडक्टर है वो। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज प्रेशर कुकर में होता है नहीं। इट इज़ लाइट इन वेट, इसलिए यूज करते हैं नहीं। इट इज़ अनब्रेकेबल, ये ए इज़ द फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द विटामिन सी विच ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले इनमें से कौन सी जो विटामिन है उसको हम एंटीऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कौन सी विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं नेचर के अंदर, कौन कौन सी हैं, एक तो है ए और एक है सी और एक है ई। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द presence of or absence of certain cell organelle in the 3 plant
3 सेल, सॉरी 3 सेल हैं ए बी सी, और ये जो डिफरेंट पार्ट है किसके किसके सेल के, वो इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, 3 का मतलब तो है प्रेजेंट, 7 का मतलब है एब्सेंट। ए सेल है, ए सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और क्लोरोप्लास्ट भी है। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर सेल वॉल भी होती है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वो कौन सी सेल होती है? प्लांट सेल। कौन सी सेल होती है? प्लांट सेल। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही कट जाएगा। बी जो है उसके अंदर कौन कौन है? साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है यानी कि वो एनिमल है। सेल वॉल एब्सेंट है तो वो एनिमल है। पहली वाली है प्लांट, दूसरी वाली है एनिमल, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, बचे 2 वाले ऑप्शन। ठीक है, अब जो सी सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो देखो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो सभी के अंदर सेल हो, सॉरी सभी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट उसी सेल के अंदर होगा जो फोटोसिंथेसिस करने के एबल होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो सेल है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो वहाँ पे क्लोरोफिल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सी जो है ये भी अपनी कैसी है? प्लांट सेल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड choose the correct option. Question number 76. मीजल्स इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। मीजल्स बैक्टीरिया से नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन बताना है। मीजल्स बैक्टीरिया से नहीं होता, मीजल्स होता है वायरल। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, बी तो सही है, बी सही है, ए गलत है। ए वाले ऑप्शन काट दो जिनमें ए आ रहा है, बचे 2 ऑप्शन, बी सी और एक डी। टाइफाइड इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, हाँ सही है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, एंड लेप्रेसी इज कोज्ड बाय वायरस, नहीं, लेप्रेसी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, तो डी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, सॉरी हिंदी में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैन एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हैन के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं, एस इज रॉन्ग। जो हैंड्स होती हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हैन इज एन ओविपेरस एनिमल। हाँ, ओविपेरस तो है क्योंकि वो अंडे देती हैं, और जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। लेकिन हैंड्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। नहीं, S2 is true but S1 is false. तो option number 3 is the correct answer. Next question. A bird like owl can see very well in night but not during the day. जो उल्लू होते हैं वो रात में बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लेकिन किसमें? दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, नाइट बर्ड हैव फ्यू कॉन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रोड्स। फ्यू कॉन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रोड। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ रोड इन द रेटिना। तो वो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो उल्लू होते हैं वो रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते। तो जो नाइट बर्ड होते हैं, नॉक्टर्नल बर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत सारी रोड होती है, और कौन्स उनके अंदर बहुत कम होते हैं। जो रोड्स होती हैं वो अंधेरे में दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये क्या है? रोड और कॉन्स। ठीक है, तो जो रोड्स होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रात में दिखाने के लिए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, increasing the consumption of which of the following would help you increase the level of carbohydrate in your body। इनमें से क्या खाना हम ज़्यादा शुरू कर दें जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर शुड बी मेज, मक्का। आंसर शुड बी मेज और मक्का। The speed of sound is more on a hot summer day than on cold winter day.
ठीक है, द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द कोल्ड एयर। दोनों बातें सही हैं, 80 में दोनों बातें सही हैं। ठीक है, जो डेंसिटी होती है हॉट एयर की वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हवा गर्म होगी वो उसके एयर के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही गैस ठंडी हो जाती है तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा हो जाती है, और विंटर के दौरान वो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लीजिए। वैसे इसका ये तो सिर्फ हवा की बात कर रहा है, इससे हवा का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था, ये कर सकते हैं हम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो जो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो लिक्विड में उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड का नंबर आता है। इसी तरह से हॉट जो एयर होती है उसके अंदर जो डेंसिटी है वो कम होती है, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है और कोल्ड के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में अवलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जर्विंग इन साइंस? इट इन्वॉल्व सीइंग, टेस्टिंग, टचिंग, लिसनिंग एंड स्मेलिंग। हम अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं।